Please help me welcome on virtual stage founder, Emerald leader from Prayagraj, Dr. Nalin on stage. Thank you, Prashant. Thank you very much. Welcome, sir. सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा एमवे को through Prashant Pantri and Mrityunjay for giving me this opportunity to speak to such a huge audience, out of which all are expert on the subject which I am going to talk about, and they are all very good leaders doing a fantastic business. और मैं चाहूँगा कि मैं जो मेरी line of sponsorship है, beginning right from my sponsor Dr. Methani, who had been my class fellow in Medical College Allahabad, and I tell people that अगर वो नहीं होते तो शायद कोई स्पॉन्सर नहीं, किस तरह का मैं अकड़ू डॉक्टर हुआ करता था उस समय when I joined this business. फिर डॉक्टर मैथानी के ऊपर हमारे अपलाइन डायमंड है मिस्टर आलोक एंड मिसेस भावना उपाध्याय, उनके भी अपलाइन डायमंड है मिस्टर आरपी सिंह एंड मिसेस चंद्रा सिंह, मिस्टर एसके तिवारी एंड मिसेस कल्पना तिवारी फ्रॉम देहरादून, मिस्टर ज्योति बख्शी एंड मिसेस बख्शी फ्रॉम देहरादून, एंड माय टॉप मोस्ट अपलाइन इन इंडिया Mr. Anil and Mrs. Bindu Naran. I am grateful to all of them. उनकी वजह से मैं बन पाया हूँ विद द सब्जेक्ट। तो मैं बात करूंगा कि इम्यूनिटी कहते किसको है, व्हाट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इज ऑपोजिट ऑफ वल्नरेबिलिटी। कोई व्यक्ति होता है वो ज्यादा प्रोन है फॉर डेवलपिंग सर्टेन डिजीजेस, एंड देयर इज अ डिफरेंट इंडिविजुअल जो केपेबल है इस बात का कि ही कैन अवॉइड इलनेसेस और ही कैन अवॉइड द इफेक्ट ऑफ डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स। और ये होता कैसे है, हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यून मैकेनिज्म काम करता है जो कि बड़ा कॉम्प्लेक्स है। फिर भी आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि वो कैसे काम करता है। उसके अंदर एक तो इनबिल्ट हमारा इम्यून सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं इननेट सिस्टम, एंड दैट इज गवर्न्ड बाय व्हाइट ब्लड सेल्स जिनको फेगोसाइट्स कहा जाता है। जब भी कोई हमारी बॉडी के ऊपर अटैक होता है, चाहे बैक्टीरिया का हो, वायरसेस का हो, तो ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं दे आर रश्ड टू दिस साइट एंड दे किल देम एंड दे ईट देम अप, इसीलिए इनको फेगोसाइट्स कहते हैं। सो दिस इज ऑलरेडी देयर रेडी फॉर एक्शन, और जब भी कुछ हुआ तो the army goes, tackles the enemy and finishes them off. तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट वो इसी के अराउंड काम घूमेगा कि हम लोग अपने इस इनबिल्ट इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इसके साथ साथ एक एडेप्टेबल इम्यून सिस्टम होता है, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम होता है। जब कोई खास तरीके का ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरसेस हमारे शरीर को अटैक करता है, जिसको हमारा ये जो इनेट इम्यूनिटी सिस्टम है नहीं टैकल कर पाता, तो उसको सिग्नल भेजा जाता है एंड दैट सिस्टम बिकम्स एक्टिव, एंड दैट इज गवर्न्ड बाय लिम्फोसाइट्स। और उसके अंदर दो सेल्स होती हैं, टी सेल्स एंड बी सेल्स। तो ये जो इम्यून सिस्टम होता है इसके अंदर एक कैपेबिलिटी है मेमोरी की, और जब भी कोई अटैक हुआ तो दे फॉर्म एन एंटीबॉडी अगेंस्ट दैट, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वायरसेस हो, सेल्स अंदर डेवलप हो जाती हैं जो उस समय तो उसको टैकल कर ही लेती हैं, पर उसके बाद भी उसके अंदर मेमोरी रहती है कि नेक्स्ट टाइम फिर कभी होगा तो दोज एंटीबॉडीज बिकम एक्टिव। सो जो हमारा मेडिकल साइंस है वो जिस तरह से इसको टैकल करता है उसमें यह है कि किसी भी इंडिविजुअल को ये तो एडेप्टेबल इम्यूनिटी डेवलप होती है आइदर बाय इन्फेक्शन हुआ और उसके अंदर डेवलप हो गया। अगर किसी का इम्यून सिस्टम इतना वीक है कि वो इस पर भी नहीं हो पाया तो देन वैक्सीन इज गिवन। और वैक्सीन क्या करता है कि एक लो ग्रेड इन्फेक्शन कॉज करता है बॉडी के अंदर, जिससे कि बहुत सारी चीजें, जिससे कि ये प्रोसेसेस फिर से रिवाइज होते हैं और एंटीबॉडीज बनती है। तो इट हैज अ मेमोरी, नेक्स्ट टाइम फिर जब उस तरह का ऑर्गेनिज्म अटैक करेगा तो फिर से ये काम करेगा। बट इसके अंदर एक चैलेंज है कि ये जो इम्यूनिटी है दिस इज बीइंग चैलेंज्ड ऑल द टाइम, बिकॉज नए स्ट्रेन डेवलप होते हैं उन बैक्टीरिया के, वायरसेस के। जैसे अभी आप देखिए तो दुनिया भर के साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू फाइंड अ वैक्सीन अगेंस्ट कोरोना वायरस। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट देयर।
So every time a new attack is there, then ढूंढना पड़ता है. तो इस adaptable immunity को हम नहीं बढ़ा सकते. ये या तो बॉडी बढ़ाएगी या फिर उसका वैक्सीन होगा. बट जो इनेट इम्यूनिटी सिस्टम है, फैगोसाइट्स का सिस्टम है, इसको हम बढ़ा सकते हैं. और इसको बढ़ाने से क्या होगा कि बॉडी हमारी केपेबल होगी किसी भी तरह के इन्फेक्शंस को हैंडल करने में, बिकॉज एट द फर्स्ट फ्रंट दिस विल किल द ऑर्गेनिज्म एंड द बॉडी विल बी सेफ. तो इन दोनों सिस्टम को हम कंपेयर कर सकते हैं. जैसे हमारी कंट्री में या किसी भी देश में एक पुलिस की फोर्स होती है और एक मिलिट्री होती है. पुलिस जब नहीं काम कर पाती देन मिलिट्री इज गॉन. सो आज की जो मेरा टॉक है और उसका जो पर्पस है वो ये है कि हम अपनी बॉडी का जो पुलिस है उसको इतना स्ट्रांग बनाएं कि मिलिट्री की बहुत कम जरूरत पड़े, कभी कभी जरूरत पड़े. दिस अलोन शुड बी एबल टू टैकल एवरीथिंग. अब इस इम्यून सिस्टम में देयर इज वन मोर चैलेंज. इसको स्ट्रांग भी रखना है, पर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या, अगर आज हम देखें तो हमारी इम्यूनिटी के सामने दोनों तरह की डिजीज खड़ी हैं. कम्युनिकेबल डिजीजेस भी हैं वहां पर और साथ में लाइफस्टाइल डिजीजेस भी हैं. तो लाइफस्टाइल डिजीज का जो मेन रीजन है वो ये है कि ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इट इज बीइंग चैलेंज्ड ऑलमोस्ट ऑल द टाइम कॉन्स्टेंटली, बिकॉज देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो इस इम्यून सिस्टम को थोड़ा थोड़ा एक्टिवेट करते रहते हैं, एंड दैट कॉजेस इन्फ्लेमेशन. और इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड ही है जो आजकल बीमारियां हैं जिनसे ह्यूमन बीइंग सफर कर रहे हैं, जिनको हम लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज भी कहते हैं, जिनको हम डीजेनरेटिव डिजीज भी कहते हैं. तो व्हाई दिस हैपेंस? ये इसलिए होता है कि आवर बॉडी इज बीइंग स्टिमुलेटेड ऑल द टाइम, इट इज बीइंग चैलेंज्ड ऑल द टाइम, so that the immune system has to work all the time. So this is also an unwanted situation. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके देश की पुलिस जो है हर समय एक्टिव रहे, और जब हर समय एक्टिव रहेगी तो वो जो पार्ट ऑफ द कंट्री है, पार्ट ऑफ द नेशन है, इट विल रिमेन डिस्टर्ब्ड ऑल द टाइम. तो हम आज जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होना चाहिए, साथ ही साथ वो ऐसा होना चाहिए कि नॉर्मल टाइम में क्वाइट रहे. It is not required to work when there is no threat. तो आज जो हम जिस इम्यूनिटी की बात हम करते हैं, जब हम उसे डेवलप करेंगे तो हम दोनों तरह की डिजीजेस से अपने बॉडी को सेफ रख सकते हैं, बोथ कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मीन्स दोज which are related to oxidative stress, which are related to degeneration. तो आगे बढ़ते हैं और how can we do that? इसको कर कैसे सकते हैं? इसके लिए एक वर्ड है जिसको कहते हैं ऑप्टिमल हेल्थ. अगर हमारी बॉडी या हमारी हेल्थ इज ऑल द टाइम इन ऑप्टिमल कंडीशन, तो हमारा इम्यून सिस्टम, इनेट इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग रहेगा कि जो डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स है दे विल नॉट अफेक्ट आवर बॉडी. एंड हाउ टू डू दैट? एंड व्हाट इज ऑप्टिमल हेल्थ? ऑप्टिमल हेल्थ वो होती है जहां पर आपकी बॉडी के सभी ऑर्गन, सभी सिस्टम, दे आर वर्किंग एट देयर बेस्ट. उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि आप डिजीज फ्री रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, एंड यू लीड अ लॉन्ग लाइफ, हेल्दी लाइफ. यू आर एबल टू परफॉर्म ऑल योर फंक्शंस एट योर बेस्ट, एंड ऑल्सो यू लुक गुड. Good looking is not in the terms of being handsome or being beautiful. We have been taught in medicine, हमको मेडिसिन में पढ़ाया गया कि जब पेशेंट कभी आपके अंदर आता है एग्जामिनेशन के लिए तो सबसे पहले उसका फेस देखो. If you look at his face, तो आपको पता चल जाएगा कि whether his face looks good or it looks a little down or it looks ill. So that is the first thing to examine. So if your body is having optimal health, you will look good health-wise. Anybody can see you and say that you are healthy by just looking at your face. And how to get this optimal health? Optimal health के कुछ pillars हैं और मैं उनको one by one describe करूंगा. अगर उन pillars को हम strong बनाते हैं, उन pillars को हम देखभाल कर सकते हैं, उनकी we can maintain those pillars strong, तो हमारी body will always work at an optimal level of health and we'll be free of disease. It is as simple as that. उसमें जो सबसे important pillar है, that is of positive mental attitude.
to have a strong immunity, to have a strong body so that it is not affected by disease causing factors, you have to have a positive mental attitude. And what does that mean? आप हमेशा हर स्थिति में पॉजिटिव सोचें, काम रहें, पीसफुल रहें और हैप्पी रहें. अगर आप ये कर सकते हैं तो बहुत सारा काम आपके शरीर का हो जाएगा. बिकॉज व्हेन यू आर एट पीस, व्हेन यू आर एट हैप्पी, बॉडी के अंदर कुछ हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो जो हैप्पी हार्मोन्स का सीधा इफेक्ट बोन मैरो के ऊपर होता है. बोन मैरो इज स्टिमुलेटेड और जो इम्यूनिटी से रिलेटेड सेल्स हैं, स्पेशली दोज व्हाइट ब्लड सेल्स, they are formed in good numbers and they are formed in good shape. So when you are happy, your immune system, your police is strong. So we must at all cost try to maintain calm and be happy. Very difficult at this situation. जैसा अभी समय चल रहा है, बहुत से लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है. अगर आप देखते हो तो कभी ना कभी खबर आती है कि कोई सुसाइड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है. People are disturbed because they are bound down to their homes. इसमें if you have a goal, अगर आपके पास एक गोल है and you are busy working for that goal, so that's a blessing for you. और अगर आप ऐसा कर सकते हैं, आप अपने को बिजी रख सकते हैं, आप अपने को नेगेटिव न्यूज से अलग रख सकते हैं, तो आप पाएंगे कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है. यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर स्ट्रांग. दूसरी चीज है and reading books. If you read such kind of books which can maintain your attitude positive, then this is very, very helpful. So next thing is exercise. Exercise is also very important. Exercise करता क्या है, आपके सभी ऑर्गन्स को थोड़ा सा शेक कर देता है. जैसे अगर आप बहुत देर तक बैठे हुए हैं और उठ के खड़े होंगे तो थोड़ा सा आपको लेथार्जिक फील करेंगे. बट इफ यू आर जंपिंग, इफ यू आर रनिंग, तो यू विल फील एनर्जेटिक ऑल द टाइम. एंड सेम थिंग हैपेंस टू आवर ऑर्गन्स. अगर वो ऐसे ही कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है तो दे आर नॉट वर्किंग एट देयर बेस्ट. तो एक्सरसाइज क्या करता है? इट शेक्स अप योर बॉडी, इट शेक्स अप योर डिफरेंट सिस्टम, इट शेक्स अप योर डिफरेंट ऑर्गन्स एंड दे स्टार्ट वर्किंग एट देयर बेस्ट. एक्सरसाइज में भी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, सीरोटोनिन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, डोपामिन रिलीज होता है. they all stimulate the bone marrow और वहां पर white blood cells का प्रोडक्शन अच्छा होता है, अच्छे white blood cells बनती हैं और आपका जो immune system है वो strong होता है. So exercise is also very important in maintaining your immunity. And third thing is adequate sleep. हम लोगों की आदत है बहुत काम करने की, दिन रात लगे रहने की, और इस तरह के लाइफ में हमारी सिचुएशंस हैं. अगर आप किसी चीज के लिए काम कर रहे हो, परस्यूइंग अ गोल, सो बट व्हाटएवर यू डू, चाहे जितनी आप मेहनत करो, इफ यू वांट टू हैव अ स्ट्रांग इम्यून सिस्टम, इफ यू वांट टू हैव अ स्ट्रांग बॉडी व्हिच कैन अवॉइड इलनेसेस, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अच्छी नींद लें. और ये कहा जाता है 6 to 8 आवर्स की नींद लेना बहुत जरूरी है. अगर आप नींद पूरी नहीं होती है तो एक फंडामेंटल चीज होती है कि कोई भी चीज अगर काम कर रही है तो इट नीड्स अ लिटिल रेस्ट सो दैट इट कैन rejuvenate itself, it can replenish its resources and work again, फिर से काम करे. तो जब हम नींद लेते हैं तो हमारे पूरे शरीर को रेस्ट मिलता है. हार्ट जो हर समय फंक्शन करता है, which has no time of rest, even heart gets a rest when you sleep well. तो नींद लेना बहुत जरूरी है. अगर हमारी स्लीप डिस्टर्ब्ड है तो हमारा स्ट्रेस होगा, ऑर्गन्स को रेस्ट नहीं मिलेगा, and they will not be able to function at their best. And when they are not able to function their best, optimal health is affected. Optimal health is affected, that means your immunity is affected. एक चीज और होती है, जब when you are not able to sleep well, कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में, and those hormones they increase appetite, and that leads to impulsive eating. तो आप सो नहीं पाए, and because of those hormones you are eating a lot, and that leads to obesity, that leads to being overweight, and that it again affects your health. तो नींद लेना भी बहुत जरूरी है. यू हैव टू टेक, बढ़िया नींद आनी चाहिए आप. ऑलराइट, अब इसके बाद है, एक तो डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स होते हैं, रिस्क फैक्टर्स होते हैं. वी हैव टू अवॉइड दोज रिस्क फैक्टर्स.
And what are those risk factors? Say smoking. Smoking has been proved to cause lung cancer. तो हर हालत में स्मोकिंग अवॉइड करनी। सबसे ज्यादा जो हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है, that affects pollution. Our body gets polluted and that in turn leads to release of free radicals. Free radicals leads to constant stage of inflammation. हमारी बॉडी हमेशा इन्फ्लेमेशन के स्टेट में रहती है और जब इन्फ्लेमेशन के स्टेट में रहेगी तो इम्यून सिस्टम चैलेंज्ड होगा। तो हमको ये जो रिस्क फैक्टर्स है इनको अवॉइड करना है। स्मोकिंग तो बिल्कुल भी इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। इनफैक्ट पैसिव स्मोकिंग, आप स्मोक नहीं भी कर रहे हैं बट कोई बगल में स्मोक कर रहा है तो दैट अफेक्ट्स योर इम्यूनिटी, दैट अफेक्ट्स योर हेल्थ। ओबेसिटी, बीइंग ओवरवेट, ऑल दीज आर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, दे आर प्रीडिस्पोजिंग टू डायबिटीज। इन सब चीजों को अवॉइड करना है। आज का जो सिचुएशन है, आज का जो समय चल रहा है, व्हाट इज द रिस्क फैक्टर? अनलॉकडाउन हैज स्टार्टेड एंड पीपल आर आउट। लोग इस तरह से बाहर निकल रहे हैं जैसे कि उनको किसी क्या कहना चाहिए को लॉ एंड ऑर्डर के कारण घर में रोका गया था एंड नाउ यू आर आउट, यू आर फ्री। बट जो समझदार हैं वो इस रिस्क फैक्टर को, जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर आज के समय में क्या है कि डोंट बी इन अ क्राउड, क्राउड में आप मत रहो, उसको अवॉइड करेंगे एट एनी स्टेज। दूसरी चीज क्या करेंगे? अगर आपको बाहर जाना ही पड़ा तो मास्क पहन के जाएंगे। किसी के साथ सामने एक सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करेंगे। ऑल दीज इज रिलेटेड टू योर इम्यूनिटी। और किसी के भी पास कम से कम समय खड़े होंगे और ये इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है जबकि थोड़ा सा लोग ऐसा सोच रहे हैं कि सिचुएशन ठीक हो गई। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज अवॉइडिंग द रिस्क फैक्टर्स। नाउ लेट अस कम टू अवॉइडिंग बॉडी पॉल्यूशन। बॉडी में पॉल्यूशन कैसे जाता है? इट गोज थ्रू फूड, इट गोज थ्रू एयर, इट गोज थ्रू आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इट गोज थ्रू आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हम उन चीजों को ना खाएं जो हमारे इम्यूनिटी को प्रभावित करती है। जंक फूड को हम ना खाएं। हम अपने खाने में ध्यान रखें, अच्छा खाना खाएं, नेचुरल खाना खाएं। अभी इसके ऊपर बाद में आएंगे, थोड़े से 2-3 पॉइंट्स के बाद इसको थोड़ा और डिटेल में लेंगे हम लोग। और एयर पॉल्यूशन को कैसे अवॉइड करें? एयर पॉल्यूशन को अवॉइड करना है तो आप, अभी तो बहुत बढ़िया हो गया है एटमॉस्फेयर, बाहर तरफ पॉल्यूशन कम हो गया है, बट ये बढ़ेगा व्हेन पीपल आर आउट, इट विल गो अप। तो आपको क्या करना होगा? You will need air purifiers. You will need air purifiers outside. You will need air purifiers in your house. तो और इसमें एमवे हमारा हेल्प करता है। ये जो प्रोग्राम है इसका नाम इम्यूनिटी विद न्यूट्रलाइट के बजाय इट कुड वेरी वेल बी इम्यूनिटी विद एमवे। और ये एयर प्योरीफायर्स को जब हम यूज करते हैं, अपनी कार में लगाते हैं, अपने घर में लगाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन वी आर इन द हाउस और व्हेन वी आर आउट ड्राइविंग द कार, we are avoiding air pollution entering our body and thereby we are strengthening our immune system. इन रिस्क फैक्टर्स को अवॉइड करते जाएंगे तो इम्यूनिटी हमारी बढ़ेगी। उसके बाद आता है एक चीज और है और उसको हम कहते हैं मेडिकल चेकअप्स। पर्सनली आई एम नॉट वेरी मच इन फेवर ऑफ गेटिंग रेगुलर मेडिकल चेकअप्स, स्पेशली वो वाले चेकअप्स जिसमें पैक होता है कि इतने रुपए में आपके इतने सारे टेस्ट हो जाएंगे। उसमें क्या होता है कि अगर आप वो टेस्ट कराएंगे तो कई बार यू विल अननेसेसरी फॉल इन अ ट्रैप। तो मेरी सलाह क्या है? इट इज बेटर टू हैव दैट ओल्ड सिस्टम ऑफ हैविंग अ फैमिली फिजिशियन। अभी वो खत्म हो गया है बट जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं आज के समय में चीजें वापस आ रही हैं, तो हो सकता है वो भी वापस आए, नहीं भी वापस आए तो यू मस्ट हैव अ डॉक्टर फ्रेंड। और वो फ्रेंड ऐसा हो जो आपके बारे में सोचता है। तो whenever you have a problem, instead of going for tests, go test वो उसके लिए indiscriminate to lot of confusion. So we should avoid that at all costs. फिर अब आते हैं कि जो हमारा न्यूट्रिएंट्स, देखिए खाना जो है, खाने पर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कैसी होगी, आपकी बॉडी की हेल्थ कैसी होगी। इट विल डिपेंड ऑन योर फूड।
इम्यून सिस्टम आपका कितना स्ट्रांग होगा, इट विल डिपेंड ऑन योर फूड एंड दो चीजें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स देखना पड़ेगा। 90% 95% कार्बोहाइड्रेट, तो इसको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज बेस्ट, वैसे तो इसके बारे में बहुत सारी स्टडीज हैं, बहुत तरह की डाइट्स मिलेंगी, पर मैं बात वो कर रहा हूँ जो सूट करती है फॉर मेजॉरिटी ऑफ स्पेशल कंडीशंस की बात नहीं कर रहा। द प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ऑफ देयर फूड, और वो होना चाहिए 40, 25 to 30, 25 to 30, 40 to 50% हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। 40 to 50% ऑफ द कैलोरी इनटेक दैट वी रिक्वायर, एंड दैट विल डिपेंड ऑन आवर हाइट, आवर वेट एंड द काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन वी हैव। अगर हम बहुत ज्यादा काम करते हैं तो थोड़ी कैलोरी ज्यादा चाहिए, अगर हमारा सेडेंटरी वर्क हैबिट है तो कैलोरी कम चाहिए। तो जितनी भी हमें कैलोरी चाहिए उसका 40 to 50% कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए, उसका 20 to 25% फैट से आना चाहिए, 20 to 25% प्रोटीन से आना चाहिए। प्रोटीन हमारी डाइट में बहुत कम है, उसको बढ़ाना होगा। एंड प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मेनी एंजाइम्स विच ट्रांसमिट मैसेज। जो पुलिस फोर्स है हमारा, उसको मैसेज जाता है कि यहाँ पर ट्रबल है, एंड दे कम एंड दे टैकल। तो ये सब चीजों के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की थोड़ी सी बात करें तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि हम ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स खाएं, ऐसा शुगर खाएं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, बहुत मीठा नहीं होता। बहुत से शुगर ऐसे हैं, स्वीट्स ऐसे हैं कि आप मुंह में डाला और मुंह से सीधे वो ब्लड में जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक को बिल्कुल बाईपास कर देता है। तो इस तरह के ब्लड के शुगर को तेजी से बढ़ाने वाले, ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ाने वाले शुगर्स को हमें अवॉइड करना है। उन शुगर को लेना है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। ग्लाइसेमिक मींस देयर स्पीड ऑफ गोइंग इन द ब्लड। फैट की बात करें तो फैट में हमको देखना पड़ेगा व्हाट इज गुड फैट, व्हाट इज बैड फैट। ट्रांस फैटी एसिड्स आर बैड फैट। गुड फैट वो है जिनके अंदर जो एसेंशियल फैटी एसिड है वो होते हैं। एसेंशियल फैटी एसिड्स आर 2, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, एंड दे हैव टू बी टेकन इन अ प्रॉपर रेशियो। नॉर्मली हमारे डाइट में 1:70, 1:100 का रेशियो होता है, ओमेगा 3 टू ओमेगा 6, बट वी नीड टू हैव 1:10। तो हमारे डाइट में ओमेगा 3 नॉर्मली नहीं होता है, we'll have to think of taking it from outside because it's essential. All right. Now let us come to micronutrients. Micronutrients का मतलब है vitamins and minerals. बहुत सारे लोग बात करते हैं recommended daily allowance की। WHO का एक RDA है, और अगर RDA के हिसाब से हम vitamins और minerals ले रहे हैं तो that's enough. I have to tell you that it's not enough if your immunity is at stake. बिकॉज जैसे हम लोगों ने बात की, एक इन्फ्लेमेशन की बात की, कि बॉडी हमारी अगर कांस्टेंट स्टेट ऑफ इन्फ्लेमेशन में है। देखिए, इन्फ्लेमेशन तो एक वो होता है कि WBCs ने अटैक किया और उस जगह पर काम हो रहा है, काम होते समय वहां पर कभी रेडनेस हो जाएगा, कभी थोड़ा सा पेन हो जाएगा, कभी लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा, और ये सब का आपको फील होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद एवरीथिंग विल बिकम क्वाइट। आपने देखा होगा एक्यूट इन्फ्लेमेशन, जैसे अपेंडिसाइटिस हुआ, किसी को बॉयल हो गया, तो वहां पर इन्फ्लेमेशन हुआ, पर थोड़ी देर में सब ठीक हो जाता है, बिकॉज द फोर्सेस हैव कम, दे हैव वर्कड एंड नाउ एवरीथिंग इज स्ट्रॉन्ग। बट जब हम इस तरह से स्ट्रेस में रहते हैं, बॉडी हमारी पॉल्यूशन को हमेशा झेल रही होती है, तो हमारे शरीर में हमेशा एक इन्फ्लेमेशन की स्टेज रहती है। इसको टैकल करने के लिए हमको एक एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस मैकेनिज्म चाहिए। ये सब चीजें फ्री रेडिकल्स पैदा करती है, फ्री रेडिकल्स ऑक्सीडेशन पैदा करता है, ऑक्सीडेशन का स्ट्रेस होता है, ढेरों लाइफस्टाइल डिजीजेस, इसमें डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ऑल दीज आर कॉज्ड बाय दैट। उसको टैकल करने के लिए वी नीड लॉट ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स का बॉडी के अंदर आप समझिए दैट इज द मेन वर्किंग फोर्स। हर चीज में इनकी जरूरत होती है। एवरी एक्शन दैट इज बीइंग टेकन प्लेस नीड्स सम विटामिन और मिनरल। अभी टाइम नहीं है टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ ऑल दैट, बट वन थिंग वी शुड नो कि ढेर सारे फल और सब्जियों से मिलने वाले डिफरेंट कलर्स के विटामिन और मिनरल्स हमें चाहिए। व्हाई डिफरेंट कलर्स? बिकॉज different colors give you different antioxidants, and antioxidants are able to tackle with the free radicals. So we have to choose our
विटामिन एंड मिनरल्स। और इसमें जैसे अभी आपने देखा न्यूट्रीलाइट की बात हो रही थी, न्यूट्रीलाइट इज अ ग्रेट हेल्प। I'll talk about my personal experience of Nutrilite later on, but I can tell you at this stage that Nutrilite के जो vitamins and minerals हैं, they have lot of phytonutrients. Phytonutrients means they have lot of antioxidants derived from natural sources because they have their own certified organic farm. They are doing best of farming practices. They are doing best of manufacturing practices, and they are providing you with best of the vitamins and minerals जो हमको लेना जरूरी है अगर हमको इम्यूनिटी अपनी स्ट्रांग बनानी है तो। अब इसके बाद एक चीज और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज लेफ्ट एंड दैट इज अबाउट हाइजीन। हाइजीन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन इंक्रीजिंग योर इम्यूनिटी। स्पेशली अभी आप देखिए, अभी व्हाट इज द सिचुएशन, देयर आर सो मेनी वायरल इन्फेक्शंस, और वायरल इन्फेक्शन की एक खास बात होती है कि दे एंटर आवर बॉडी थ्रू रेस्पिरेटरी पैसेज। रेस्पिरेटरी पैसेज स्टार्ट फ्रॉम योर nasal passages. So we have to take care of our nasal passages, our throat, and then virus enters the lung, and there it causes multiplication, it causes problem. So if you are able to maintain a personal hygiene, good hygiene, by washing our hands, by washing our nasal passages, इसको हम नेती कहते हैं, नेती की हेल्प अगर करते हैं, by doing frequent gargles with warm saline, so we are increasing our immunity. और अभी ऐसा समय आया है कि इसने हमको हाइजीन की याद दिला दी है वापस। अभी मैं अपना पर्सनल आपको बताऊं तो आई हैव गॉट थ्री पेयर ऑफ फुटवेयर्स। एक मैं घर से बाहर अगर निकलना हुआ तो यूज करता हूँ, एक घर के अंदर जहां वी आर मूविंग अबाउट लॉबी एंड ऑल दैट वहां पर यूज करता हूँ, एंड एक थर्ड पेयर मैं यूज करता हूँ व्हेन आई एम एंटरिंग माय मेन, जहां पर बैठते हैं सोते हैं अलग। So these things are reminded nowadays कि we have to be so hygienic. मुझे याद है कि कई बार बाहर से आके without being a doctor, I have no, I'm like can admit it in front of all of you, बगैर हाथ धोए मैं कभी-कभी कुछ भी किचन से निकाल के खाने लगता था। तो अभी सब कुछ चेंज हो गया। अभी आप we are washing our hands and these are all very, I mean, important in maintaining our hygiene. So I think these are all the pillars about, I've talked about almost everything. Yes. All right. So अब थोड़ी my encounter with Nutrilite and my experiences with Nutrilite. जैसे मैंने बताया, मुझको मेरे फ्रेंड डॉक्टर मैथानी ने स्पॉन्सर किया था। उसके बाद फिर मैंने न्यूट्रलाइट यूज करना शुरू किया। पहले वेरी ऑनेस्टली लाइक एनी अदर डॉक्टर आई हैड वेरी वियर्ड आइडिया अबाउट दिस डाइटरी सप्लीमेंट्स की इनकी जरूरत नहीं है, क्या जरूरत है, अगर आप खाना खाते हो तो बहुत अच्छा है। और इसका रीजन ये था कि वी हैड एन एक्सेस ओनली टू दोज डाइटरी सप्लीमेंट जो केमिकल्स हैं, जो सिंथेटिक हैं, जिनको फार्मा कंपनीज बनाती हैं, और उनका कोई खास डिफरेंस आपको दिखता नहीं है अपने शरीर के ऊपर। तो बिफोर आई जॉइन दिस बिजनेस, मुझे याद है कि मेरी क्लिनिक में वन बॉय केम एंड ही गेव मी वन स्मॉल पैक ऑफ पाउडर। ही सेड दिस प्रोटीन पाउडर, और इसको आप रखिएगा और इसको बताइएगा कैसा है। तो मैंने उसको रख लिया है थिंकिंग कि इसमें क्या है, जैसे पाउडर तमाम अवेलेबल है वैसा ये भी होगा। एंड ही वेंट, उसको जो पैसे से चाहिए होगा, मुझे याद नहीं मैंने पैसे दिए कि नहीं दिए, आई डोंट रिमेंबर, बट इट वाज देयर। फिर उस समय मेरे नर्सिंग होम में देयर वाज अ पेशेंट, 10-12 साल का एक लड़का था, जिसका जो एक मशीन होती है जिससे कुछ खेती में इस्तेमाल होता है, उसके अंदर उसका पैर आ गया था और उसके घुटने के नीचे की पूरी स्किन उसमें फंस के निकल गई। तो वो उसको मैंने एडमिट किया हुआ था, उसकी स्किन ग्राफ्टिंग करना था। 3 बार मैं उसकी स्किन ग्राफ्टिंग कर चुका था। स्किन ग्राफ्टिंग भी दूसरे शरीर के दूसरे हिस्से से स्किन निकाल के उसके ऊपर लगाना। चौथी बार उसकी थोड़ा सा और एरिया बचा था, उसकी स्किन ग्राफ्टिंग करनी थी, बट हिज फादर रिफ्यूज्ड। उसने कहा सर अब हम नहीं कर सकते, अब बस आप छोड़ दीजिए, भगवान के ऊपर देखा जाएगा, हील करेगा नहीं करेगा। तो जब वो जाने लगा तो आई रिमेम्बर्ड अबाउट दैट पाउडर एंड आई गेव हिम दैट पाउडर। अच्छा ले जाओ इसको खिलाना। और स्किन ग्राफ्टिंग में होता है कि थोड़ी थोड़ी स्किन के पीसेस बचे रहते हैं, उसको हम लोग रख लेते हैं, हो सकता है फिर कभी जरूरत। तो उसका उनके ऊपर आई अप्लाइड दोस पीसेस, स्मॉल पीसेस,
leftover pieces and gave him that protein powder. और वो लेके आया in 1 week and I saw कि वो जो पूरा एरिया था 90% of that had healed, पूरा हीलिंग हो चुकी थी उसकी। फिर मैंने उस पाउडर को उससे मांगा कि वो दिखाओ मुझे, और वो पाउडर मैंने पहली बार उसको देखा, फर्स्ट टाइम आई सॉ दैट पाउडर, उसके कंटेंट्स देखे, और पहली बार मैंने देखा कि कोई पाउडर ऐसा है जिसके अंदर 80% प्रोटीन है। उसके पहले कभी आई हैड नेवर बॉदर्ड टू सी द कंटेंट ऑफ एनी पाउडर, इट्स प्रोटीन, दैट मींस प्रोटीन। दैट डे आई रियलाइज कि जो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन पाउडर अवेलेबल है उसमें ढेर सारा कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन की क्वालिटी कैसी है, पीडी कहाँ से, एवरीथिंग दैट आई केम टू नो अबाउट इट, एंड दैट वाज माय फर्स्ट एनकाउंटर विद न्यूट्रीलाइट, जिसने मुझे इम्प्रेस किया, जिसने मुझे, अगर मैं कहूँ कि मेरी आंखें खोल दी कि ऐसा भी सप्लीमेंट हो सकता है, दैट वाज समथिंग। फिर देन आई रिमेंबर हैविंग यूज्ड न्यूट्रीलाइट डेली। मेरा रूटीन ऐसा था कि 6 बजे सुबह मैं उठ जाता था एंड आई यूज्ड टू वर्क कंटिन्यूअसली 4 बजे शाम तक, और वो 4 बजे शाम तक काम करते करते उसके बाद 4 बजे के बाद ही मेरा लंच होता था, और उसके बाद जब सोते थे तो फिर सो जाते थे, 6 साढ़े 6 बजे उठते थे, देन आई फिर एनर्जी होती थी शाम के लिए काम करने के लिए। बट व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग न्यूट्रीलाइट डेली, विद इन 2-3 डेज ये हुआ कि लंच के बाद आई डिडंट फील लाइक स्लीपिंग, मुझे लगा कि अभी और काम कर सकते हैं, एंड दिस कंटिन्यूड टिल 11 इन द नाइट। तो सुबह 6 बजे से 11-12 बजे रात तक आई फेल्ट एज एनर्जेटिक एज आई वाज। देन आई रियलाइज कि अगर अच्छा वाला विटामिन हो तो वो आपके लिए क्या कर सकता है। इस तरह से बहुत से इंस्टांसेस हैं। मेरी सिस्टर है, शी लिव्स इन वडोदरा, उसको एक बार ब्लीडिंग ज्यादा हो गई, वेजाइनल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई, एंड शी हैड हीमोग्लोबिन अप टू दी लेवल ऑफ 4 ग्राम हीमोग्लोबिन हो गया। बाय द टाइम हमने न्यूट्रीलाइट बहुत सारा यूज कर लिया था, खुद अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड में, पेशेंट्स के ऊपर यूज कर लिया था। सो आई हैड सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस दैट बीइंग इन इलाहाबाद, आई शी वाज इन वडोदरा, मैंने उससे कहा कि देखो ब्लड चढ़ाने की जरूरत नहीं है। उनका वहां पर जो डॉक्टर था, ही वाज इंसिस्टिंग कि ब्लड चढ़ाओ। आई सेड ब्लड मत चढ़ाओ, ये हम तुम्हें भेज रहे हैं, इसको तुम लेना शुरू करो। आई सेंट हर प्रोटीन पाउडर, नेचुरल बी, चेरी आयरन एंड नेचुरल सी, ये सब का सब हमने दिया। एंड थर्ड डे, उसको शुरू करने के थर्ड डे शी सेड कि अब मैं उठकर बिस्तर पर बैठ सकती हूँ, अपने आप में चल सकती हूँ। एंड विद इन 1 week her hemoglobin rose from 4 to 7 gram per cent. As a doctor, this was unbelievable for me. मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप आयरन दो, प्रोटीन दो, और किसी का हीमोग्लोबिन इतनी तेजी से राइज करेगा। उसके बाद देन शी, आई कॉल्ड हर, इलाहाबाद उनको बुलाया, शी वाज ऑपरेटेड, और ऑपरेशन में भी शी डिड नॉट रिक्वायर ब्लड, रेस्ट्रिक्ट किया गया एंड ब्लड वाज नॉट नीडेड। सो बहुत सारी चीजें हैं हमारी प्रैक्टिस में, पेशेंट्स होते हैं। मैं बहुत से लोगों को कहता हूँ कि हमारे 75% पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप उसको कहीं फिट करना चाहो तो वो किसी बीमारी में फिट नहीं होती। एक्चुअली दे आर प्रॉब्लम विद देयर बॉडी, दे आर प्रॉब्लम विद एन ऑप्टिमल हेल्थ ऑफ देयर बॉडी, एंड दे आर हैविंग वन और द अदर कंप्लेंट। उसके लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर लोग कुछ मेडिसिन लिखते हैं। आई ऑल्सो यूज्ड टू राइट मेडिसिन। उसका असर क्या होता था? साइड इफेक्ट्स होता था, एंड दे गो टू सम अदर डॉक्टर, सो दे कीप ऑन मूविंग लाइक दैट। आई स्टार्टेड गिविंग देम न्यूट्रीलाइट डेली, आयरन, नेचुरल बी एंड कैल्शियम, चारों एक साथ नहीं, कभी किसी को कुछ दिया, कभी किसी को कुछ दिया, एंड ऑल ऑफ देम स्टार्टेड फीलिंग गुड। ऑल ऑफ देम, उनके जितने भी कंप्लेंट्स थे वो डिसअपियर होने लगे। और बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते थे जो आके बाद में मांगते थे कि डॉक्टर साहब आप मुझे वही वाली दवा दीजिए। सो एक्सपीरियंसेस बहुत हैं। एक प्रोडक्ट था सॉ पॉमेटो, उसके बारे में तो बात करने के लिए मैंने सोचा था। सॉ पॉमेटो इज गिवन फॉर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में होता क्या है कि यूरिन रिटेंशन हो जाता है, और उसके लिए सर्जन्स को ऑपरेट करना पड़ता है। मेरे एटलीस्ट आई हैव 2 पेशेंट जिनको मैंने सॉ पॉमेटो दी। कुछ तो ऐसे थे जिनका रिटेंशन हो चुका था, उनका कैथेटर पड़ा हुआ था। The catheter, I was able to remove their catheter. They had started urinating normally, but अभी क्या हुआ, सॉ पॉमेटो अवेलेबल नहीं है। तो थ्रू प्रशांत, थ्रू मृत्युंजय, आई वांट टू टेल एमवे कि वो सॉ पॉमेटो को फिर से वापस लाया जाए। बहुत सारे पेशेंट मेरे उसकी जरूरत उनको महसूस हो रही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे एक्सपीरियंसेस बहुत हैं न्यूट्रीलाइट को लेकर। मैं खुद मेरी कीपिंग वेरी गुड हेल्थ। जब कभी मुझे है कि डॉक्टर साहब आपकी एज इतनी होगी, या कहीं लिखना पड़ता है, देन आई रिमेंबर माय एज, या जब मैं अपने बेटों को देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ। अदरवाइज आई फील सो यंग, सो एनर्जेटिक, एंड आई फील लाइक दैट आई कैन कंटिन्यू वर्किंग फॉर आई डोंट नो हाउ मेनी मोर इयर्स।
सो इन्हीं शब्दों के साथ प्रशांत, आई थिंक आई हैव सेड जो मुझे कहना था, एंड आई हैंड इट ओवर बैक टू यू।